तैयबली चौक से घंटाघर तक स्मार्ट रोड निर्माण का कार्य बंद कर दिया गया है। स्थानीय लोगों एवं नगर निगम के बीच सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाने के कारण स्मार्ट रोड का सपना अधूरा है। इस मामले में नगर निगम के भवन अधिकारी को न्यायालय की अवमानना का नोटिस भी जारी हो चुका है। आरोप है कि लोगों की निजी जमीन को नियम विरुद्ध तरीके से हथियाने की कोशिश की जा रही थी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मोहनिया में बनाए जा रहे फ्लैट्स में से 10 फ्लैट्स की चाबी हितग्राहियों को सौंपी गई। अपने घर का सपना पूरा होते ही गरीब परिवारों के सदस्यों के चेहरे खुशी से खिल उठे। मध्य प्रदेश के करीब 10,000 मंडी कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने बताया कि 1 साल पहले प्रदर्शन कर सरकार से मंडी बोर्ड और मंडी के कर्मचारियों का अमिलियन किए जाने की मांग की थी। मांगों का निराकरण 3 माह में किया जाना था, लेकिन 1 वर्ष बीतने के बाद भी सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया। जिले में कहर बरपा रहे डेंगू के मरीजों में नए लक्षण भी सामने आ रहे हैं। तेज बुखार, बदन दर्द के अलावा अब डेंगू पीड़ित मरीजों के फेफड़ों में पानी भरने, सांस लेने में तकलीफ होने और उल्टी होने के लक्षण भी पाए जा रहे हैं। वायरल और डेंगू के बढ़ते प्रकोप के बीच जिला अस्पताल में दवाओं की कमी से भी मरीज परेशान हैं। अस्पताल के बाह्य रोगी विभाग में रोजाना मरीजों की भीड़ बढ़ रही है। ऐसे में इलाज के लिए अस्पताल आने वाले मरीजों और उनके परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में दवाओं का टोटा है। शहर पर डेंगू और मलेरिया का कहर टूट रहा है, लेकिन नगर निगम द्वारा नाली नालियों की सफाई तक ढंग से नहीं कराई जा रही है, जिसके चलते लोग परेशान हैं। ये शिकायत लेकर निगम आयुक्त कार्यालय पहुंचे समाज सेवियों ने मांग की है कि गरीब बस्तियों में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कराया जाए ताकि लोग राहत की सांस ले सकें। डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया और वायरल के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए शासकीय कार्यालयों और कॉलोनियों में भी एहतियात बरती जा रही है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विभाग के कार्यालयों, पुलिस कॉलोनियों और थानों में दवा का छिड़काव कराया जा रहा है। नगर निगम की टीमें पुलिस कार्यालय और कॉलोनियों में दवा के छिड़काव का कार्य कर रही है। शहर की सड़कों पर आवारा जानवरों की धमाचौकड़ी जानलेवा साबित हो रही है। धारदाल थाना क्षेत्र सुहागी महाराजपुर व्हीकल मोड़ के पास आवारा जानवर के हमले से घायल हुए एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना 25 अगस्त को हुई थी, जिसके बाद घायल का उपचार चल रहा था। लाडगंज थाना क्षेत्र पांडे चौक के पास एक ट्रांसपोर्ट कारोबारी पर दिन दहाड़े हमले का मामला सामने आया है। हथियारबंद लोगों द्वारा किए गए इस मामले की घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। धारदाल थाना क्षेत्र सुहागी वेलकम कॉलोनी में रहने वाली एक महिला और उसके मुंह बोले भाई पर कुछ लोगों ने प्राणघातक हमला कर दिया। हमलावरों में एक युवती भी शामिल है। पुलिस ने इस मामले में हत्या का प्रयास सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। तैयबली चौक से घंटाघर तक स्मार्ट रोड निर्माण का कार्य बंद। नगर निगम के भवन अधिकारी को कोर्ट की अवमानना का नोटिस हुआ जारी। जमीनों के मुआवजे को लेकर मामला उलझा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 10 परिवारों को मिला मोहनिया में मकान। हितग्राहियों के चेहरे खुशी से खिले। विधायक और नगर निगम अधिकारियों ने हितग्राहियों को सौंपी चाबी। और जिला अस्पताल में दवाओं की कमी से मरीज और उनके परिजन परेशान। अस्पताल की ओपीडी में डेंगू और वायरल के मरीजों की संख्या बढ़ी। तैयबली चौक से घंटाघर तक स्मार्ट रोड निर्माण का कार्य बंद कर दिया गया है। स्थानीय लोगों एवं नगर निगम के बीच सामंजस्य स्थापित न हो पाने के कारण स्मार्ट रोड का सपना अधूरा है। इस मामले में नगर निगम के भवन अधिकारी को न्यायालय की अवमानना का नोटिस भी जारी हो चुका है। आरोप है कि लोगों की निजी जमीन को नियम विरुद्ध तरीके से हथियाने की कोशिश की जा रही है। स्मार्ट रोड का कार्य आधे में ही बंद कर दिया गया है। तैयबली चौक से घंटाघर तक की सड़क की पर्याप्त चौड़ाई प्राप्त नहीं हो पाने के कारण यह कार्य बंद हो गया है। सड़क पर गड्ढे हैं, जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। पूरी सड़क खुदी पड़ी है। नगर निगम के इंजीनियर बता रहे हैं कि कुछ स्थानीय लोग जमीन का मुआवजा मांग रहे हैं। बिना मुआवजा जमीन देने तैयार नहीं है, इसलिए कार्य रोक दिया गया है। तैयबली पेट्रोल पंप वाले सेठ लोग हैं, यहाँ उस्मानी वकील साहब हैं, तो इन लोगों ने हाई कोर्ट से स्टे लिया है। तो हाई कोर्ट से स्टे लेने के कारण उस हिस्से में जितना उनका वो भाग आ रहा है, उतने हिस्से में काम रुका हुआ है। क्या क्यों हमें मुआवजा दिया जाए या
इसी तरह की वो कुछ ये सब कार्रवाई अभी चल रही है नगर निगम में। वहीं इस मामले में स्थानीय लोगों के वकील आदित्य संघी का कहना है कि नगर निगम द्वारा कोर्ट की अवमानना की जा रही है। नियम विरुद्ध तरीके से लोगों की निजी जमीन लेने की कोशिश की जा रही है। इस पर कोर्ट ने नगर निगम के भवन अधिकारी आर.के. गुप्ता को नोटिस भी जारी कर दिया है। आपने उस सड़क को ऐसा जर्जर हालत में कर दिया है कि अच्छे खासे लोग उसमें गिर रहे हैं, और ये आज से नहीं, करीब करीब 6 महीने से। तो इसमें कोर्ट ने बहुत ही सख्त रुख अपनाते हुए ये बोला है कि दिस इज शॉकिंग कि 1 साल हो गए हैं, 1 साल से रिप्रेजेंटेशन डॉक्टर एस.सी. बटालिया का, जिनकी उम्र 83 ईयर्स है, उन्होंने वो रिप्रेजेंटेशन कॉर्पोरेशन को दिया था, लेकिन वो आज तक डिसाइड नहीं किया गया, और उनको रोज धमकी दी जाती है कि उनकी दीवार तोड़ दी जाएगी या उनकी जगह ले ली जाएगी। और जब पेशेंट्स बैठे रहते हैं हॉस्पिटल में, तब सबसे ज्यादा ऑफिसर्स म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के आके उनको तंग करते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण आदेश दिया है हाईकोर्ट ने, जिससे जो नागरिक है, एक जो रेप्यूटेड डॉक्टर है, एक जो नागरिक है शहर का, उसको जो परेशानी हो रही है, हाईकोर्ट ने उसको समझा। बहरहाल चर्चा है कि ये मामला इसलिए उलझ गया क्योंकि नगर निगम और स्मार्ट सिटी के इंजीनियरों ने पहले कोई तैयारी नहीं की थी। यदि तैयारी की होती तो स्मार्ट रोड का सपना इस तरह अधर में लटक कर नहीं रह जाता। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मोहनिया में बनाए जा रहे फ्लैट्स में से 10 फ्लैट्स की चाबी हितग्राहियों को सौंपी गई। अपने घर का सपना पूरा होते ही गरीब परिवारों के सदस्यों के चेहरे खुशी से खिल उठे। क्षेत्रीय विधायक एवं नगर निगम के अधिकारियों ने कहा कि यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के उन 10 हितग्राहियों के लिए शुक्रवार का दिन खुशियों भरा रहा जिन्हें मोहनिया में बनाए जा रहे पक्के मकानों की चाबियां मिली। क्षेत्रीय विधायक अशोक रूहानी और नगर निगम के परायुक्त परमेश जलोटे ने हितग्राहियों को मकानों की चाबी सौंपी और उनका गृह प्रवेश कराया। पक्की छत पाने वाले परिवारों ने कहा कि अपने घर का सपना पूरा हो गया है, उन्हें अब किराए के मकान से छुटकारा मिलेगा। काफी सालों से मेरा सपना था। मैं जबलपुर में 20 साल से हूँ, तो मेरी बहुत इच्छा थी कि मेरा खुद का मकान हो, क्योंकि मैं किराया देते देते थक गई थी और मेरे बच्चे हैं तो पढ़ रहे हैं अभी, तो अब मतलब बड़े हो गए हैं। तो मुझे मतलब जिस दिन पता चला कि चाबी मिलने वाली, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा खुद का मकान हो जाएगा। मैं बहुत खुश हूँ। बस ये जो थोड़ी सुविधाएं अभी कंप्लीट नहीं हुई है, ये हो जानी चाहिए। कैसा महसूस हो रहा है मकान आपने? जी, मकान देख के तो मुझे बहुत खुशी हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी सुविधा है इधर पे, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे अच्छा बाउंड्री वॉल बन जाए। लिफ्ट लगाने के लिए बोला है, तो लिफ्ट का भी जल्दी काम शुरू हो जाए, क्योंकि हर कोई चल नहीं सकते और हैंडीकैप भी कई बच्चे हैं बोल रहे हैं यहाँ पे फैमिली में। अपनी छत मिल जाएगी आपको? छत मिल जाएगी और अपन ने जो सपना देखा था हमारा साकार हो गया, हमें ये मालूम है। किराए के मकान से मुक्ति मिलेगी? जी, मुक्ति मिलेगी, क्योंकि किराए से रहते हैं, किराया देंगे कि यहाँ पे भी भरेंगे, ये प्रॉब्लम होती है हर किसी को। वहीं विधायक ने कहा कि 2024 तक सभी गरीबों को मकान देने की दिशा में मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना, हर भारत के हर नागरिक को छत मिले, इस भाव को लेकर इस योजना के अंतर्गत आज मोहनिया में हमारी विधानसभा में लगभग 10 लोगों को मकान आवंटित किए गए हैं। बहुत ही अच्छे बने हुए हैं ये। मैं नगर निगम के सभी अधिकारियों और हमारे कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत साधुवाद करता हूं कि इस योजना में लोगों को प्रेरित करके यहाँ अपने आवास को दिलाने में उन्होंने मदद की है। मैं सभी से अपील करता हूँ जो भी किराए के मकान में, जहाँ जिनकी अपना मकान नहीं है, वो इसको लें और सरकार की इस योजना का लाभ लें। योजना से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि करीब 5 लाख रुपए कीमत वाले 48 फ्लैट बनकर तैयार हैं, बाकी टावरों पर काम चल रहा है। मोहनिया में काफ़ी मकान बनाए जाना है, इनमें EWS के साथ LIG और MIG भी बनाए जा रहे हैं। इसमें 5,38,000 कीमत जो है वो हितग्राही से ली गई है और 1.5 लाख इसमें केंद्र सरकार का सब्सिडी है और 1.5 लाख राज्य सरकार की सब्सिडी है। टोटल इन फ्लैट्स की कीमत लगभग 8,38,000 है। तो कितने बनना है यहाँ पर? टोटल अभी ये 48 टावर्स का है और उसके बगल में भी 48 टावर्स का है। स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे इसकी राशि मिलती जाएगी हम लोग इस पर निर्णय लेते जाएंगे।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मोहनिया, बिलहरी, तिलहरी के साथ ही परसवाड़ा में भी मकान बनाए जा रहे हैं ताकि बेघर लोगों के अपने मकान का सपना पूरा हो सके। जिले में कहर बरपा रहे डेंगू के मरीजों में नए लक्षण भी सामने आ रहे हैं। तेज बुखार, बदन दर्द के अलावा अब डेंगू पीड़ित मरीजों के फेफड़ों में पानी भरने, सांस लेने में तकलीफ होने और उल्टी होने के लक्षण भी पाए जा रहे हैं। डेंगू पीड़ित मरीजों की संख्या भले ही तेजी से बढ़ रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के सरकारी आंकड़ों में मरीजों की संख्या नगण्य नजर आ रही है। इतना ही नहीं, विभाग का दावा है कि अब तक जिले में डेंगू से कोई मौत नहीं हुई है। जिले में डेंगू का कहर जारी है। अस्पतालों में डेंगू और वायरल पीड़ित मरीजों का तांता लग रहा है। खास बात यह है कि डेंगू पीड़ित मरीजों में अब बीमारी के नए लक्षण देखने को मिल रहे हैं। तेज बुखार, बदन दर्द, सिर दर्द और पेट दर्द के बाद मरीजों के फेफड़ों के आसपास पानी भरने, सांस लेने में तकलीफ होने और उल्टी होने की शिकायतें भी पीड़ित मरीजों में देखने को मिल रही है। खास बात यह है कि रोजाना ही डेंगू पीड़ित मरीज सामने आ रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों में दर्ज डेंगू मरीजों की संख्या आश्चर्यचकित करने वाली है। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य विभाग ये भी दावा कर रहा है कि अब तक जिले में डेंगू से किसी भी मरीज की मृत्यु की पुष्टि नहीं हुई है। देखिए, डेंगू के अभी तक करीब 193 केस रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन डेंगू के कारण कोई भी मृत्यु अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई है। क्योंकि क्या होता है, देखिए, डेंगू में जो मुख्य समस्या होती है वो मल्टी ऑर्गन फेल्यूर की भी समस्या होती है। तो डेंगू से अभी तक विशेष रूप से सिर्फ डेंगू से कोई भी डेथ रिपोर्ट नहीं हुई है। लक्षण क्या है सर? देखिए, डेंगू में जो मुख्य है, तेज बुखार आता है, शरीर में दर्द, जोड़ों में दर्द, सिर में दर्द, इसके अलावा पेट में दर्द, और अभी जो एक नया लक्षण देखने आ रहा है वॉमिटिंग, इसमें होती है। इसके अलावा जो दाहिने फेफड़े के आसपास पानी भी एकत्रित होने के लक्षण अब मिलना शुरू हुए हैं डेंगू में, तो हल्की सी सांस लेने में तकलीफ भी होती है व्यक्ति को, लेकिन मुख्य तकलीफ होती है तेज बुखार और शरीर में दर्द। डेंगू के बढ़ते प्रकोप से लोगों में दहशत और हड़कंप मचा हुआ है। इतना ही नहीं, कहर बरपा रहे डेंगू के सामने स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाएं भी नाकाफी साबित हो रही हैं। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। मध्य प्रदेश के करीब 10,000 मंडी कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने एक साथ पहले प्रदर्शन कर सरकार से मंडी बोर्ड और मंडी के कर्मचारियों का अमेलियन किए जाने की मांग की थी। मांगों का निराकरण 3 माह में किया जाना था, लेकिन 1 वर्ष बीतने के बाद भी सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया। मध्य प्रदेश के करीब 10,000 मंडी कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार को 1 साल पहले कर्मचारियों से किया गया वादा याद दिलाने के लिए काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। जबलपुर में भी कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय के बाहर मंडी कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। मंडी कर्मचारियों ने कहा कि 1 साल पहले मंडी कर्मचारियों ने मंडी और मंडी बोर्ड के अमेलियन को लेकर प्रदर्शन किया था। सरकार ने तब मंडी कर्मचारियों से 3 माह में उनकी मांग पूरी करने का वादा किया, लेकिन 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी उनकी मांग पूरी नहीं की गई। मंडी कर्मचारी सांकेतिक प्रदर्शन कर सरकार को 1 साल पुराने वादे को पूरा करने की याद दिला रहे हैं। तीन महीने गुजर जाने के बाद प्रशासनिक स्तर पर उन फाइलों को नहीं बढ़ाया गया, जिससे कि हम कर्मचारी और शासन के बीच में जो दूरियां बनाई जा रही हैं उसको याद ताज़ा कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय कृषि मंत्री कमल पटेल जी को कि हमारी मांगों का जो फाइल है वो किस जगह पर रुकी हुई है, उसमें क्या अड़चन है, उनको पूरा करके शीघ्र हम कर्मचारियों के भविष्य को निश्चित करने के लिए आज की ये सांकेतिक हड़ताल है, जिसमें कि हम काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विगत वर्ष 3 सितंबर को हम लोगों ने अपनी मांगें सरकार के सामने रखी थी और हमको आश्वासन दिया गया था। उस आश्वासन के हिसाब से हम लोगों ने हड़ताल अपनी स्थगित कर दी थी, पर आज 1 वर्ष पूरा होने के बाद भी सरकार ने हमारी मांगें अभी तक पूरी नहीं की है। मतलब ना कागजों पर कोई कार्यवाही या प्रशासनिक कार्यवाही जिसे कहते हैं वो कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए हम लोग आज फिर से यहाँ इकट्ठे हुए हैं और काला रिबन बांध के एक सांकेतिक रूप से प्रदर्शन कर रहे हैं कि इस विषय में सचेत कर रहे हैं कि आप इस पर आगे कार्रवाई कीजिए जो हमें आश्वासन दिए गए हैं। प्रदर्शनकारी मंडी कर्मचारियों का कहना है कि अगर सरकार ने उनकी मांगों का निराकरण करने का अपना वादा नहीं निभाया तो प्रदेश में आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। वायरल और डेंगू के बढ़ते प्रकोप के बीच जिला अस्पताल में दवाओं की कमी से भी मरीज परेशान हैं। अस्पताल के बाह्य रोगी विभाग में रोजाना मरीजों की भीड़ बढ़ रही है। ऐसे में इलाज के लिए अस्पताल आने वाले मरीजों और उनके परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में दवाओं का टोटा है, जिससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
वायरल और डेंगू के अटैक के बीच स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाएं भी चरमराने लगी हैं। सरकारी अस्पतालों में एक तरफ तो मरीजों की भीड़ बढ़ रही है, तो वहीं चिकित्सकों और स्टाफ की कमी के बाद अब दवाओं की उपलब्धता को लेकर भी मरीज आरोप लगाने लगे हैं। जिला अस्पताल में इलाज करने आने वाले मरीजों की माने तो अस्पताल से कभी उन्हें पूरी दवा उपलब्ध नहीं हो रही है। ऐसे में उन्हें बाजार से दवाएं खरीदने मजबूर होना पड़ रहा है। सर, मैं यहाँ विक्टोरिया अस्पताल आया हुआ हूँ। यहाँ पे दवाइयों का हमेशा रोना रहा आता है, कभी एक दवा मिलती कभी नहीं मिलती। डॉक्टर साहब ने दवा लिख दी, यहाँ दवा वाले स्टोर में बोलते दवाई नहीं, कल मिलेगी परसों मिलेगी, कभी कभी दवाई बदल के दे देते हैं। हाँ, यहाँ हम आते हैं दवाई लेने, यहाँ पर 4 दवाई मिलती है, 2 दवाई मिलती, 2 दवाई नहीं मिलती है। यहाँ हम बहुत परेशान होते हैं। यहाँ आके विक्टोरिया में हम गरीब आदमी हैं। दूसरी ओर अस्पताल के कर्मचारी अधिकारी अस्पताल के स्टोर और दवा वितरण केंद्र में शासन की गाइडलाइन के तहत दवाओं का स्टॉक उपलब्ध होने का दावा भी कर रहे हैं। हालांकि दबी जुबान में उनका ये भी कहना है कि कभी कभार ही ऐसी परिस्थिति बनती है जब स्टाफ कम होता है और मरीजों को 1-2 दवाएं कम देनी पड़ती हैं। शासन की गाइडलाइन के अनुसार हमारे पास 90% दवाइयाँ अवेलेबल हैं और जिसके डॉक्टर्स नहीं हैं अपने यहाँ पे, वो मरीज यहाँ से रेफ़र होके मेडिकल कॉलेज के लिए चले जाते हैं। और बाकी हमारे पास दवाइयों की अवेलेबिलिटी, कितने लोग दवाई प्रतिदिन ले जाते हैं? प्रतिदिन 700 से 800 की ओपीडी इस समय चल रही है। वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा फैला हुआ है, उस वजह से मरीज का ज़्यादा लोग आ रहे हैं मरीज, जिनको हम लाभान्वित कर रहे हैं। इन दिनों अस्पताल के बाह्य रोगी विभाग में प्रतिदिन 500 से ज्यादा मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में दवाओं की कमी से मरीजों को परेशान होने की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। शहर पर डेंगू और मलेरिया का कहर टूट रहा है, लेकिन नगर निगम द्वारा नाले नालियों की सफाई तक ढंग से नहीं कराई जा रही है, जिसके चलते लोग परेशान हैं। ये शिकायत लेकर निगम आयुक्त कार्यालय पहुंचे समाज सेवियों ने मांग की है कि गरीब बस्तियों में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कराया जाए ताकि लोग राहत की सांस ले सकें। जन समस्या निवारण संस्थान के सदस्यों ने एक पत्र नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी भूपेंद्र सिंह को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि शहर की गरीब बस्तियों में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कराया जाए ताकि डेंगू मलेरिया की रोकथाम हो सके। पत्र में ये शिकायत भी की गई है कि पूर्व विधानसभा क्षेत्र के नाले नालियों की सफाई नहीं कराई जा रही है, जिसकी वजह से संक्रामक रोग फैल रहे हैं। डेंगू का प्रकोप ज्यादा नहीं है। कोरोना के बाद जो डेंगू मलेरिया है जो बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है और हर दिन हॉस्पिटल लबालब भरा जा रहा है। जहां प्लेटलेट्स 4.5 लाख होना चाहिए और वो गिर के एकदम से 50,000 तक आ रहा है। काफ़ी चिंता का विषय है, तो इसलिए उसके रोकथाम बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लोग नगर निगम आए हुए हैं उसके ज्ञापन देने के लिए कि सही समय पर उसकी रोकथाम किए जाए और शहर के चारों तरफ दवाइयाँ छिड़काया जाए ताकि मच्छर के प्रकोप से डेंगू मलेरिया से अपन बच सकें। निगम के स्वास्थ्य अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि दवा छिड़काव के काम को तेजी से कराया जाएगा। में जो डेंगू और मलेरिया के तो पेशेंट बढ़ रहे हैं, उसके संबंध में आप लोग तो मिले थे। विशेष रूप से पूर्व विधानसभा में तो जहाँ गंदी बस्ती है वहाँ गाड़ियाँ ना जाने का, वहाँ छिड़काव न होने की शिकायत की है। तो उस संबंध में हमने इन लोगों को आश्वासन दिया है और कल से हम उस क्षेत्र में थोड़ा सा सघन दवाई छिड़काव का काम चालू करा देंगे। इन लोगों के संपर्क नंबर वगैरह भी ले लिए हैं, इनमें हम लोग खबर भी कर देंगे, इससे लोग भी देखेंगे। समाज सेवियों ने इस मामले में निगम आयुक्त संदीप जीआर से मिलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें स्वास्थ्य अधिकारी से मुलाकात कर ही संतोष करना पड़ा। नगर निगम कमिश्नर से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया और वायरल के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए शासकीय कार्यालयों और कॉलोनियों में भी एहतियात बरती जा रही है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विभाग के कर्मचारियों, पुलिस कॉलोनियों और थानों में दवा का छिड़काव कराया जा रहा है। डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया के बढ़ते प्रकोप की रोकथाम के लिए शासकीय कार्यालयों और कॉलोनियों में भी एहतियात बरती जा रही है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एसपी कार्यालय सहित पुलिस कॉलोनियों और थानों में मच्छरों की रोकथाम के लिए दवा का छिड़काव किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा दवा का छिड़काव किया गया। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि वर्तमान में डेंगू रोग जो है वो जबलपुर में काफ़ी उससे फैला हुआ है। तो पुलिस अधिकारी, कर्मचारियों एवं उनके परिवारजनों की सुरक्षा के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा नगर निगम से विशेष संपर्क स्थापित कर दवाओं की छिड़कवाने की व्यवस्था की गई है।
तो इसमें पुलिस अधीक्षक कार्यालय, पुलिस लाइन कॉलोनीज़ एवं शहर में अन्य जो पुलिस कॉलोनी है, जहाँ भी पुलिस अधिकारी कर्मचारी निवास रहते हैं, वहाँ ये छिड़काव का कार्यक्रम किया जा रहा है। एवं शाम को जो है नगर निगम के माध्यम से फॉगिंग मशीन आके धुएं वाली मशीन से फॉगिंग भी करवाई जा रही है। रक्षित निरीक्षक ने बताया कि सभी पुलिस कॉलोनियों, कार्यालयों और थानों में दवा छिड़काव का कार्य निरंतर जारी रहेगा। शहर की सड़कों पर आवारा जानवरों की धमाचौकड़ी जानलेवा साबित हो रही है। धारताल थाना क्षेत्र सोहागी महाराजपुर व्हीकल मोड़ के पास आवारा जानवर के हमले से घायल हुए एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना 25 अगस्त को हुई थी, जिसके बाद घायल का उपचार चल रहा था। गुरुवार को इलाज के दौरान घायल ने दम तोड़ दिया। धारताल थाना क्षेत्र के सुहागी महाराजपुर व्हीकल मोड़ में रहने वाले विकास केवट नाम के एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। बीते 25 अगस्त को विकास पर एक अज्ञात जानवर ने हमला कर दिया था। हमले में घायल विकास की उपचार के दौरान मौत हो गई। विकास के परिजनों ने बताया कि घटना के बाद उन्हें शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसके बाद उन्हें इलाज के लिए नागपुर ले जाया गया, जहाँ से फिर इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल लाकर भर्ती किया गया, जहाँ गुरुवार की शाम उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। हमारे भैया जो हैं, बड़े भाई जो हमारे खड़े थे रोड पे, मेन रोड पे, तो आवारा जो पशु बैल वगैरह रहते हैं उनने पीछे से आके इनको बहुत जोर से टक्कर मारी सर। बहुत ऊपर उचकाया और वो फिर नीचे गिरे हैं, तो गर्दन के बल जो गिरे हैं उससे बहुत उनको नुकसान हुआ शरीर में, तो उस वजह से इनका कल मेडिकल में हम लोग लेके आए हुए थे, उनको भर्ती किया था, तो यहाँ से फिर हम लोगों को ये कितनी तारीख को, ये 25 तारीख है सर। विकास की मृत्यु की सूचना अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। लाडगंज थाना क्षेत्र पांडे चौक के पास एक ट्रांसपोर्ट कारोबारी पर दिन दहाड़े हमला करने का मामला सामने आया है। हथियारबंद लोगों द्वारा किए गए इस हमले की घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। हमले में घायल ट्रांसपोर्ट कारोबारी को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल ट्रांसपोर्ट कारोबारी के परिजनों ने इस मामले में पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही पर असंतोष व्यक्त किया है। लाडगंज थाना क्षेत्र पांडे चौक पर स्थित एक ट्रांसपोर्ट कारोबारी मुकेश शुक्ला पर पड़ोस के कपड़ा कारोबारियों द्वारा हमला करने की घटना सामने आई है। इस घटना में घायल मुकेश शुक्ला को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खास बात यह है कि हमले की यह घटना ट्रांसपोर्ट ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हुई है। घायल मुकेश और उसके परिवारजनों ने इस मामले में पुलिस द्वारा दर्ज किए गए प्रकरण पर असंतोष जाहिर किया है। घायल मुकेश के मुताबिक उसके ट्रांसपोर्ट ऑफिस के बाजू से कपड़े का कारोबार करने वाले लोगों द्वारा सामान हटाने की बात को लेकर उनके कर्मचारी और उन पर हथियारों से हमला कर दिया गया। वहीं घायल मुकेश की पत्नी ने आरोप लगाया है कि हमलावरों ने साजिश के तहत वारदात को अंजाम दिया और थाने में झूठी रिपोर्ट भी दर्ज कराई। ट्रांसपोर्ट में बाहर माल रखा रहा, मैं किनारे करवा रहा था और हमारे साथ हमारा कर्मचारी था, उसका नाम कद्दू था। वो कर्मचारी भी काम करवा रहा था, तो बाजू वाले ने बोला कि सामान उठा के उस तरफ ही फेंकवाओ अपना। हमने यह तरीका नहीं है बोलने का। तो उसने कद्दू को अपनी दुकान से तलवार निकाल के मारने के लिए दौड़ा, तो उसके हाथ में एक तलवार उसने मारी और उसके बाद वो हमारे तरफ ही लपका, तो हमने लठिया उठाई तो तलवार में मारी, तो वो तलवार उससे छूटी। इतने में उसने हथौड़ा उठाया और हमारे सिर में मार दिया और उसके एक भाई ने हमको वही तलवार उठा के हाथ में मार दी। झूठी एफआईआर एक दिन पहले भी उन लोगों ने कराई कि बम मारा है। पुलिस आई, हम लोगों को तो कोई जानकारी नहीं। पुलिस आई, हमारे कार्यालय की ऑफिस जो है ट्रांसपोर्ट का ऑफिस के कैमरे वगैरह देखे, कुछ नहीं था उसमें। तो हम लोगों का जब कुछ रोल ही नहीं है तो कुछ नहीं, तो मतलब इन लोगों की सोची समझी साजिश के तहत इन लोगों ने गेम खेला और कल ऐसा प्राणघातक हमला किया और बोले कि मामूली धाराएं लगी उसमें। और सीसीटीवी फुटेज हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट में सीसीटीवी फुटेज है, उसमें आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट कैसी तलवारें चल रही हैं। और कल तो पता नहीं किसके पुण्य प्रताप से हमारे श्रीमान जी कम से कम जान तो बची है। वहीं इस घटनाक्रम को लेकर पुलिस का कहना है कि इस मामले में दोनों पक्षों की रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। दोनों पक्षों द्वारा घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। कल एक विवाद हुआ था दो पक्षों में, एक शुक्ला पक्ष है और एक और जैन पक्ष है, नवीन जैन, अशोक जैन और ये मुकेश शुक्ला। तो इनमें आपस में शायद जो सामान निकालने को लेकर विवाद हुआ था, तो उसमें दोनों पक्षों की ओर से अपराध पंजीबद्ध किया गया है और जो शुक्ला पक्ष है उनको सर में चोट भी आई थी, तो धारा 323, 324, 506, 323 लगाई गई है। बाकी जो मेडिकल में आया उस अनुसार उचित धाराएं लगाई गई है। या मेडिकल से क्वेरी करा के यदि कुछ और जो आता है अगर मिलता है तो उस अनुसार धाराएं बढ़ाई जाएगी।
इधर इस घटना में घायल मुकेश और उसका परिवार दहशत में है। उनका कहना है कि पुलिस को जांच कर मामले में उचित कार्रवाई करनी चाहिए। आधारताल थाना क्षेत्र सुहागी वेलकम कॉलोनी में रहने वाली एक महिला और उसके मुंह बोले भाई पर कुछ लोगों ने प्राणघातक हमला कर दिया। हमलावरों में एक युवती भी शामिल है। पुलिस ने इस मामले में हत्या का प्रयास सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आधारताल थाना क्षेत्र सुहागी वेलकम कॉलोनी में रहने वाली हर्षा बर्मन नामक एक महिला और उसके मुंह बोले भाई रवि पटेल पर कुछ लोगों ने प्राणघातक हमला कर दिया। हमलावरों ने हर्षा और रवि पर लाठी डंडे और चाकू से प्राणघातक हमला किया। हमले में रवि को गंभीर चोटें पहुंची हैं। उसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आधारताल पुलिस ने हर्षा बर्मन की रिपोर्ट पर हत्या का प्रयास सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज करते हुए 2 आरोपियों सौरभ रजक और मुकेश रजक को गिरफ्तार कर लिया है। सुहागी महाराजपुर निवासी हर्षा बर्मन की रिपोर्ट पर कल शाम को रात्रि में 7 बजे करीबन 307 का प्रकरण सौरभ रजक, मुकेश रजक एवं अन्य के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया है। और विवाद का कारण यह था कि हर्षा बर्मन के घर में उसका मुँह बोला भाई रवि पटेल का आना जाना था। इस बात पे से पड़ोसियों ने आपत्ति ली थी कि रवि पटेल और अन्य लोग तुम्हारे घर क्यों आते। इसी बात पे से विवाद हुआ और रवि पटेल को डंडे से और चाकुओं से चोट पहुंचाई गई है। वो अभी हॉस्पिटलाइज है। इस मामले में 2 फरार आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज। शहरवासियों को चिंता में डालने वाली खबर है कि बाहरी शहरों से प्रति सप्ताह सैकड़ों ट्रक कचरा जबलपुर लाया जा रहा है, जिसकी वजह से वायुमंडल प्रदूषित होने का खतरा बना हुआ है। कचरे से बिजली बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद का कचरा जबलपुर लाया जा रहा है और जिम्मेदार विभाग आंखें मूंदे बैठे हैं। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के सदस्य ने एक पत्र संभागीय कमिश्नर को सौंपा, जिसमें आरोप लगाया गया कि अफसर सरकारी आदेशों को ठेंगा दिखा रहे हैं, संविदा सेवा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा और जर्जर सरकारी मकानों की मरम्मत तक नहीं करवाई जा रही। सड़क पर कब्जा करके दुकान लगाने वालों के खिलाफ नगर निगम के चलित न्यायालय द्वारा चालानी कार्रवाई की गई। यातायात को बाधित करने वाले 1 दर्जन से ज्यादा लोगों का चालान किया गया। कुछ को समझाइश देकर छोड़ दिया गया। कोरोना के बाद अब डेंगू और वायरल बुखार के बढ़ते प्रकोप ने स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा दिया है। आलम यह है कि सरकारी हो या निजी अस्पताल, डेंगू और वायरल बुखार के मरीजों का तांता लग रहा है। हरियाणा के करनाल में कृषि कानून बिलों को वापस लेने की मांग कर रहे किसानों के आंदोलन के दौरान हरियाणा सरकार के द्वारा किसानों पर किए गए लाठीचार्ज की घटना को लेकर राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने विरोध दर्ज कराया। नीमच जिले में एक आदिवासी युवक को चोर समझकर उसके साथ मारपीट करने और फिर पिकअप वाहन में बांधकर घसीटने की घटना को लेकर विभिन्न संगठनों के द्वारा रोष जाहिर किया जा रहा है। हिस्ट्री शीटर बदमाश अब्दुल रज्जाक के भतीजे शहबाज को एसआईटी ने 3 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है। वहीं विजयनगर में युवक पर जानलेवा हमले के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। लोकायुक्त द्वारा भ्रष्टाचार और रिश्वत लेने वालों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। जबलपुर में सहायक पेंशन अधिकारी को रिश्वत लेते दबोचने के बाद अब लोकायुक्त ने नरसिंहपुर में गोटेगांव समिति प्रबंधक और सर्वेयर को 20,000 रुपए रिश्वत लेते दबोच लिया। जबलपुर में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय सहित 11 लोगों के खिलाफ 3 FIR दर्ज की है। कंपनी प्रमुख और अन्य पर 32 निवेशकों के 38 लाख रुपए हड़पने का आरोप है। जिले में गुरुवार को कोरोना के 3 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं। जिला प्रशासन ने 5,560 सैंपलों की परीक्षण रिपोर्ट जारी की। बीते 24 घंटे में कोरोना से स्वस्थ हुए 2 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 22 है। शहरवासियों को चिंता में डालने वाली खबर है कि बाहरी शहरों से प्रति सप्ताह सैकड़ों ट्रक कचरा जबलपुर लाया जा रहा है, जिसकी वजह से वायुमंडल प्रदूषित होने का खतरा बना हुआ है। कचरे से बिजली बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद का कचरा जबलपुर लाया जा रहा है और जिम्मेदार विभाग आंखें मूंदे बैठे हैं। ये नज़ारा है कठौंदा प्लांट का, जहां कचरे से बिजली बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से कचरा ढोकर लाया जा रहा है, बल्कि कई शहरों का कचरा यहां लाकर डंप किया जा रहा है।
जब एक्सेल ग्रुप का ये प्लांट बनाया जा रहा था तो नगर निगम के द्वारा शहर की जनता को सपना दिखाया गया कि शहर से उठने वाले कचरे से बिजली बनाई जाएगी, शहर साफ भी दिखाई देगा और बिजली से नगर निगम की आमदनी भी बढ़ जाएगी। लेकिन अब शहर से कचरा उठ नहीं रहा है और बाहर से लाए जा रहे कचरे से बिजली बन रही है। प्लांट के सामने खड़े 40 से ज्यादा ट्रक इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हर सप्ताह सैकड़ों ट्रक कचरा जबलपुर लाकर डंप किया जा रहा है। भाई गाड़ियां हर जगह से आती रहती है, वो कंपनी जहां मंगाती प्रदूषण खत्म करने के लिए सारी व्यवस्था की गई है। अरे मतलब यहाँ का भी खत्म होता है, बाहर के भी, वो तो भाई अपना वो कंपनी वाले जाने जैसे मतलब वो करते, हम लोग उसका अपना काम कर दिए। ये जो गाड़ियाँ हैं लगभग कितनी गाड़ियाँ एक दिन में आती हैं? एक दिन में 10 से 12 गाड़ी आती है बस। इलाहाबाद से लेके आए हैं, कचड़ा है जी। कब आए हैं? रात में आए थे हम लोग, शाम को लॉन्ड्री खुलने के बाद वही 9-10 बजे के करीब में पहुंचे हैं। कितनी गाड़ी है? गाड़ी 26-27 गाड़ी के बाद नंबर है। जी। अब बोल रहे हैं कि आज खाली हो जाएगी। टोटल कितनी गाड़ियाँ यहाँ? गाड़ियाँ टोटल होंगी 40-45 गाड़ी होंगी टोटल। कंपनी का कर्मचारी दलील दे रहा है कि जब कचरा कम पड़ता है तो बाहर से बुलाना पड़ता है, लेकिन आने वाले कचरे की मात्रा चीख चीख कर कह रही है कि सिर्फ बाहर के कचरे से ही बिजली बन रही है। हैरत वाली बात तो ये है कि कंपनी के कर्मचारी और नगर निगम के अधिकारियों का बयान एक जैसा है। निगम के स्वास्थ्य अधिकारी भी मानते हैं कि जब कचरा कम मिलेगा तो कंपनी कहीं ना कहीं से तो कचरा लाएगी ही। स्वाभाविक है कि जो भाई जबलपुर उनको कचरा 600 चाहिए और 650 टन चाहिए, और यदि यहाँ कचरा कम मिल रहा है तो कहीं ना कहीं से तो मंगाएंगे वो, तभी तो प्लांट चलेगा, नहीं चलेगा कैसे। कचरा मैं ये बात मान सकता हूँ, हो सकता है कहीं देर से उठा होगा, लेकिन ऐसा तो है नहीं कचरा उठता नहीं है। कचरा नहीं उठता तो फिर तो सब जगह कचरा ही कचरा न दिखता फिर। और 450 टन आखिर जा रहा तो कहाँ से जा रहा है, उठता तभी जा रहा है। ये चीज़ मैं मान सकता हूँ, हो सकता है कभी कभी जो है किसी अव्यवस्था कारण जो है तो लेट उठा हो, लेकिन कचरा तो जा रहा है नगर निगम में, और ऐसा संभव ही नहीं, मतलब इतना यदि कचरा यहाँ मिलना होता तो फिर प्लांट क्यों मंगाएगा बाहर से कचरा। बहरहाल जबलपुर नगर निगम में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन और कचरा से बिजली बनाने के नाम पर जो खेल खेला जा रहा है उसमें जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। इसकी जांच होना चाहिए, लेकिन इन तमाम बातों के बीच एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि लाखों टन जो कचरा बाहर से जबलपुर लाया जा रहा है, इसकी अनुमति प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से ली गई है या नहीं। वहीं यदि यह कचरा शहर में संक्रामक बीमारियों के फैलने की वजह बन गया तो इसके लिए किसे जिम्मेदार माना जाएगा। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के सदस्यों ने एक पत्र संभागीय कमिश्नर को सौंपा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि अफसर सरकारी आदेशों को ठेंगा दिखा रहे हैं, संविदा सेवा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है और जर्जर सरकारी मकानों की मरम्मत तक नहीं करवाई जा रही है। मध्य प्रदेश शासकीय अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने संभागीय कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर एक मांग पत्र अधिकारियों को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि सरकारी जर्जर आवासों की मरम्मत करवाई जाए, संविदा सेवा नियमों का पालन कराया जाए, साथ ही प्रत्येक विभाग प्रमुख द्वारा 3 माह में संयुक्त परामर्शदात्री समिति की बैठक बुलाई जाए। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संघ संयुक्त मोर्चा द्वारा एक ज्ञापन कमिश्नर साहब को सौंपा गया है, जिसमें 5 बिंदुओं के संबंध में चर्चा की गई है। मध्य प्रदेश राज्य शासन का आदेश है, राजपत्र है, जिसमें कर्मचारियों को संविदा आधार पर रखा जाना है। इस राजपत्र के आधार पर कार्रवाई के लिए मांग पत्र दिया गया है। विभाग में संयुक्त परामर्शदाता समिति की बैठक नहीं हो रही है। शासकीय कर्मचारियों के आवास जर्जर हो चुके हैं। सरकारी कर्मचारियों को सेवा पुस्तिका की द्वितीय प्रति नहीं दी गई है। पासबुकों में एंट्री नहीं की जा रही। जीपीएफ स्लिप में अनावश्यक लेखा आ रहा है। संयुक्त कर्मचारी मोर्चा ने चेतावनी भी दी है कि यदि विभागीय अधिकारी अपना रवैया नहीं बदलेंगे तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। सड़क पर कब्जा करके